अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 जिसका उन्वान था स्पेस एंड सैटेलाइट्स क्लास 5 है, इसकी हम पार्ट 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। चैप्टर 9 की जो पार्ट 1 की वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसको आप लाजमी चेकआउट करें। चैप्टर 9 की फ़र्स्ट वीडियो में मैंने हर टॉपिक, हर डेफिनेशन और हर कंसेप्ट को, हर पेज को, हर पैराग्राफ को आपके साथ बिल्कुल आसान और मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, वजाहत के साथ मैंने आपके साथ उसको शेयर किया था। तो फ़र्स्ट पार्ट को देखने के बाद आप एक्सरसाइज को बआसानी ना सिर्फ समझ सकेंगे बल्कि इसके सवालात को भी बिना रटा लगाए जहन नशीन करने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कुछ इस तरह का इसकी लुक है, ताकि जब भी इन फ्यूचर मैं एजुकेशन से रिलेटेड या फिर कोर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन खुद ब खुद और सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास काउंटलेस, यानी कि अनगिनत ऐसे जिनको गिना ही ना जा सके, शाइनिंग लाइट्स चमकती हुई रोशनियाँ सीन देखी जा सकती हैं, एट नाइट रात के वक़्त, ऑन द स्काई आसमान पर, आर। तो वो कह रहे हैं रात के वक़्त हमें जो आसमान पर चमकती हुई रोशनियाँ नज़र आती हैं काउंटलेस, जिनको गिना ही नहीं जा सकता कि इतनी ज़्यादा वो होती हैं। ये इन चारों में से क्या हैं? स्टार्स सितारे हैं, मून्स चाँद हैं, प्लैनेट्स सैयारे हैं, डिफरेंट हीवनली बॉडीज़ या ये फिर डिफरेंट हीवनली बॉडीज़ हैं। अगर यहाँ पर कॉमनली का लफ्ज़ आता तो जैसा कि हमने चैप्टर की वीडियो में देखा था लेक्चर में, तो अगर यहाँ पे कॉमनली लिखा होता तो फिर हमने स्टार पर टिक करना था। लेकिन इसके अंदर काउंटलेस शाइनिंग लाइट्स के अंदर सैटेलाइट्स भी होते हैं, सितारे भी होते हैं, सारी चीज़ें मिक्स हैं। तो हम डिफरेंट हीवनली बॉडीज़ यानी कि मुख्तलिफ़ आसमानी इजसाम को एज अ राइट आंसर चूज़ करेंगे। 2 है हमारे पास, हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक फॉर अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। वो पूछ रहा है कि जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी मैंने तफसील के साथ लेक्चर में बयान किया है। ये वाली वीडियो भी लंबी हो जाएगी अगर मैं हर बात को यहाँ पर जो है आपके साथ एक्सप्लेन करूँ, तो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपको फ़र्स्ट वीडियो को आपने देख लिया तो ये सारी चीज़ें आपको बेहद आसान लगेंगी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट होता है जो उतनी ही रफ्तार से ज़मीन के गिर्द घूमता है जितनी के ज़मीन की अपनी रफ्तार होती है। आपको पता है हर ज़मीन अपने ऑर्बिट के गिर्द जो है ना वो घूमती है, तो सैटेलाइट भी उसके गिर्द घूमता है। तो इस तरह से जो है, क्योंकि ज़मीन अपना एक चक्कर जैसे सुबह के वक़्त 5 है, यानी कि रात 12 बजे से अगली रात 12 बजे तक 24 घंटों का एक उसका चक्कर होता है एक। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसी स्पीड से ही घूमता है जितनी स्पीड से ज़मीन घूम रही है अपने एक्सिस के गिर्द, अपने मदार के गिर्द। तो इस वजह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी अपना एक चक्कर जो है अपना वन ऑर्बिट 1 डे में ही मुकम्मल करता है, क्योंकि ज़मीन भी एक दिन का टाइम लेती है अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी 1 डे पे ही लेगा। फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, सबसे पहले चांद पर किसने स्टेप कदम रखा था? पहला आदमी एडविन आल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉर्ज गॉर्जिन, अलान शेफर्ड। तो इसमें हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, बी ऑप्शन को एज अ राइट ऑप्शन टिक करेंगे। द सिस्टम लोकेट्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज़, ये भी मैंने डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया था किस तरह से हम गूगल मैप के ज़रिए से अपनी लोकेशन पहले सैटेलाइट को भेजते हैं, फिर सैटेलाइट हमें उस जगह की लोकेशन भेज देता है जहां पर हमने पहुंचना होता है। तो इसको बेसिकली ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS बोलते हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पहला मसनूई सियारचा वाज सेंट इनटू स्पेस इन। तो पहला मसनूई सैटेलाइट या सियारचा जो है वो खला में कब भेजा गया था? 1957 में, 1957 में भेजा गया था। ये MCQs हैं। तो अब हम शॉर्ट आंसर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। हर क्वेश्चन का हमने जो है आंसर करना है, तो मैं अपनी स्क्रीन पर इन आंसर्स को जो मैंने टाइप कर रखा है डिस्प्ले कर लेता हूँ ताकि हम अपने क्वेश्चन 2 को सोल्व कर सकें। तो हमारे पास फाइनली जो मैंने आंसर्स टाइप किए हैं वो ओपन हो चुके हैं। पहला सवाल हम पहले रीड करते हैं। राइट 5 बेनिफिट्स
तो 5 फ़वाइद राइट लिखने हैं हमने, विच वी गेट जो कि हम हासिल करते हैं फ्रॉम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मसनूई सियारे से। तो मसनूई सियारा जो हम आसमान के ऊपर भेजते हैं, जिसको हम सैटेलाइट भी इंग्लिश में बोलते हैं, इसके हमने कोई से 5 फ़ायदे लिखने हैं। तो मैंने टाइप कर रखे हैं, जल्दी से हम अपनी स्क्रीन पर इनको एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग देंगे 5 बेनिफिट्स आर हेयर बिलो, 5 फ़वाइद नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग, तो मौसम की पेशन गोई। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, जो टीवी की जो नशरियात हैं ये भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट से जो है देखते हैं। मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन, तो मोबाइल फ़ोन की जो हम राब्ते की सहूलत है, मोबाइल फ़ोन का जो हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन यानी कि राब्ते के लिए, वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ही एक फ़ायदा है। जीपीएस एंड नेविगेशन, तो गूगल मैप, इन ड्राइव या फिर येंगो, उबर, ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमें रास्तों को पहचानने में, अपनी मंजिल पर पहुंचने में मदद करती हैं, जीपीएस एंड नेविगेशन, ये भी हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से ही मुमकिन हुआ है। साइंटिफिक रिसर्च एंड स्पेस स्टडी, तो साइंसी तहकीक और खला के बारे में जो मुतालिया है वो भी हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मदद से मुमकिन हुआ है। तो ये रहा क्वेश्चन 1 का आंसर। आप वीडियो को रोक कर इनको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इनको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सैटेलाइट की डेफिनेशन ये है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमे, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमता है वो वाला ऑब्जेक्ट उसका सैटेलाइट कहलाता है। तो चूँकि ज़मीन जो है उसके गिर्द, ये जो चांद है ये ज़मीन के गिर्द घूमता है, इसी वजह से वो कह रहा है मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो चांद ज़मीन का एक कुदरती सैटेलाइट है क्योंकि चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। अब वो पूछ रहा है इज़ द अर्थ आल्सो अ सैटेलाइट ऑफ सम बिगर ऑब्जेक्ट। अब वो पूछ रहा है क्या ज़मीन भी कोई ऐसा सम बिगर ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा बड़ा ऑब्जेक्ट या ऐसा बड़ा कोई जिस्म है जिसके गिर्द ज़मीन भी घूमती हो। अगर ऐसा है तो व्हाट इज़ डैट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो हमें मालूम है चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है और जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है और सूरज का जो साइज़ है वो बिगर है ज़मीन से। तो चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है तो हमने चांद को ज़मीन का सैटेलाइट बोल दिया, और ज़मीन अगर सूरज के गिर्द घूमती है तो हम ज़मीन को सूरज का सैटेलाइट बोल देंगे। व्हाट इज़ डैट ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट का नाम सूरज है। इसी आंसर को मैंने कुछ इस तरह से आपके सामने जो है टाइप करके शेयर किया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। यस, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर हमने कर दिया। यस, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। सो इट इज़, ये है, आल्सो अ सैटेलाइट ऑफ द सन, तो ये सूरज का एक सैटेलाइट है। यस, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सो इट इज़ आल्सो अ सैटेलाइट ऑफ द सन। तो बेसिकली क्वेश्चन 2 का ये आंसर है कि जी हाँ, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, इसीलिए ज़मीन सूरज का एक सैटेलाइट है। और वो जो बिगर ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज़ डैट ऑब्जेक्ट, उसका नाम सूरज है। तो ये हमने कुछ इस तरह से आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का टाइप कर लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज़ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपीयर टू बी स्टेशनरी। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मैंने आपको ऊपर भी बताया है, ऐसा सैटेलाइट है उतनी ही रफ्तार से ज़मीन के गिर्द घूमता है जितनी रफ्तार से ज़मीन अपने मदार में जो है ना अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। तो इसी वजह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ना वो जो है वो हमें स्टेशनरी साकिन नज़र आता है। वो कह रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपीयर टू बी स्टेशनरी, क्यों हमें साकिन यानी कि रुका हुआ क्यों नज़र आता है। ये ऐसे ही है कि इधर मैंने एक बच्चे को खड़ा किया है और इधर एक और बच्चा है, ये बच्चे का फेस इस बच्चे की तरफ है। अब ये बच्चा ना घूम रहा है तो इसका फेस इधर है, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, और ये बच्चे जो है ना खुद ब खुद घूमी जा रहा है और इसका फेस जो है ना कभी इस तरफ को देख रहा है, कभी इस तरफ को देख रहा है। अब ये वाला जो बच्चा है ये भी क्या करता है कि अपना फेस जैसे ही इस बच्चे का फेस घूम के यहाँ पर आता है तो ये बच्चे
भी जल्दी से ना यहाँ पर आ जाता है। फिर ये इसका फेस अगर घूम के यहाँ पर आया है तो ये बच्चा जल्दी से यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह जितनी स्पीड से ये बच्चा घूम रहा है ये बच्चा भी उतनी ही स्पीड से घूमेगा। तो इस बच्चे को जब जब वो सामने अपना चेहरा देखेगा दूसरे बच्चे का चेहरे के सामने, तो उसको दूसरा बच्चा रुका हुआ नज़र आएगा। इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप मज़ीद डिटेल से इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो मेरी फ़र्स्ट पार्ट की वीडियो लाजमी देखें। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है मूव्स घूमता है अराउंड इर्द गिर्द द अर्थ ज़मीन के एट द सेम स्पीड, उसी रफ्तार से एज़ द अर्थ रोटेट्स, जितनी के ज़मीन की घूमने की रफ्तार है। सो इट अपीयर्स, लिहाजा ये दिखाई देता है, फिक्स्ड मतलब कि रुका हुआ, इन वन प्लेस एक ही जगह पर। तो आप इसके आंसर को नोट डाउन कर लें। आ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ एट द सेम स्पीड एज द अर्थ रोटेट्स, सो इट अपीयर्स फिक्स्ड इन वन प्लेस। तो ये हमारे पास 3 पार्ट का आंसर है जिसको आप नोट डाउन कर लें। मूव करते हैं हम चौथे पार्ट की तरफ। वाई डू द एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेस ड्रेस, जो खलाबाज होते हैं, खला में जाने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, जो इंसान होते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। तो वो कह रहा है जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वियर पहनते हैं स्पेस ड्रेस, खलाई लिबास। क्यों पहनते हैं? जो खलाबाज हैं वो खलाई लिबास क्यों पहनते हैं? व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, ये जो स्पेस ड्रेस होता है, खला में जाने वाला जो लिबास या जो कपड़े होते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं? तो आंसर कुछ इसका इस तरह से है, हम इसको नज़र देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेस ड्रेस, खलाबाज खलाई लिबास पहनते हैं टू स्टे सेफ़, महफूज रहने के लिए, इन स्पेस खला में। तो जो खलाबाज हैं वो खला में महफूज रहने के लिए खलाई लिबास पहनते हैं। इट प्रोवाइड्स, ये मुहैया करता है, ऑक्सीजन यानी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, प्रोटेक्ट्स दैम, उनकी हिफाजत करता है, फ्रॉम से एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, तो शदीद किस्म की गर्मी और शदीद सर्दी जो होती है उससे हिफाजत करता है। एंड हेल्प्स दैम ब्रीथ, और ये इनको सांस लेने में मदद करता है। तो आपको पता है खला में दरख्त मौजूद नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, और वहाँ पे बेहद किसी सियारे पे या तो बेहद गर्मी है या फिर सर्दी है जमा देने वाली, और सांस भी लेना होता है। तो इस सिलसिले में जो स्पेस ड्रेस है वो खलाबाजों की मदद करता है, यही उसके फ़ायदे हैं। तो एक नज़र मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेस ड्रेस टू स्टे सेफ इन, तो दोबारा से पढ़ते हैं, बाहर शोर हो रहा था। एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेस ड्रेस टू स्टे सेफ इन स्पेस, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन देता है, प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, शदीद गर्मी और सर्दी से बचाता है, एंड हेल्प्स दैम इन ब्रीथ, और सांस लेने में मदद करता है। तो ये रहा आंसर, आप इसको एक नज़र पढ़ लें, और कोई चीज़ पूछनी होता मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई कैन अ टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड ऑन अ सैटेलाइट टेक क्लियरर फोटोग्राफ्स, वो कह रहा है कि क्यों एक जो टेलीस्कोप है जो कि एक सैटेलाइट के ऊपर इंस्टॉल फिक्स की जाती है, टेक क्लियरर लेती है, क्लियरर साफ, फोटोग्राफ्स तस्वीर, देन बजाय इसके फ्रॉम द अर्थ सरफेस ज़मीन की सतह से। तो हमें मालूम है कि ये जो दूरबीन होती है अगर हम इसको सैटेलाइट पर फिक्स करके आसमान में भेजते हैं तो वो क्यों इतनी साफ़ तस्वीर लेती है? अगर हम इसी टेलीस्कोप को ज़मीन पर ही रख कर आसमान को देखना चाहें तो तब ये तस्वीर साफ़ क्यों नहीं आती? वाई कैन अ टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड ऑन अ सैटेलाइट टेक क्लियरर फोटोग्राफ्स दैन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस वजह से होता है कि हमारे पास, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा होगा, टेलीस्कोप एक जो दूरबीन, टेलीस्कोप एक दूरबीन ऑन अ सैटेलाइट के ऊपर टेक्स लेती है क्लियरर साफ तरीन फोटोग्राफ्स तस्वीर, बिकॉज क्योंकि देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, वहाँ फ़िज़ा नहीं है, डस्ट गर्दोगुबार और क्लाउड्स और बादल, इन स्पेस खला में, टू ब्लॉक द व्यू, जो कि हमारे मंज़र को रोक सकें। अभी हम ज़मीन से आसमान की तरफ देखेंगे ना तो हमारे पास रास्ते में गर्दोगुबार आ जाएगा,
एटमॉस्फेयर फ़िज़ा आ जाएगी। सबसे बड़ी बात, कभी कभी बादल भी आ जाएंगे, तो हमें आसमान से परे दूर जो खला है वो नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर हम टेलीस्कोप को सैटेलाइट पर फिक्स करके सैटेलाइट को फ़िज़ा में भेजते हैं, तो फिर हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है, आसमान, इसको क्रॉस करने के बाद, ऊपर जाने के बाद, टेलीस्कोप के रास्ते में कोई एटमॉस्फेयर, मिट्टी, गर्दो गुबार या बादल नहीं आएंगे, तो हमें सारा मंजर साफ़ नज़र आएगा। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिखेंगे: अ टेलीस्कोप ऑन अ सैटेलाइट टेक्स clearer photographs because there is no atmosphere, dust और clouds in space to block the view। block का मतलब होता है रास्ता रोकना। यानी कि अगर मैं अभी, ये आपको मेरा हाथ नज़र आ रहा है और अगर मैं कैमरे के सामने एक शॉप पर रख देता हूँ तो आपको मेरा हाथ धुंधला नज़र आएगा। तो यही बात यहाँ पे बयान हुई है कि जो मिट्टी या जो एटमॉस्फेयर या जो बादल है ना, ये हमारे टेलीस्कोप का रास्ता रोक देते हैं और हमें खला ज़मीन से उतनी साफ़ नज़र नहीं आती जितनी कि हमें सैटेलाइट के ऊपर अगर हम टेलीस्कोप को फिक्स करें तो नज़र आती है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 है जिसके हमने 5 पार्ट्स को सोल्व किया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 में हमारे पास पहला पार्ट है, व्हाट प्रोवाइड्स द फोर्स। क्या जो है वो फोर्स प्रोवाइड्स देती है। तो स्टेटमेंट कुछ उस तरह से है कि व्हाट प्रोवाइड्स द फोर्स, क्या चीज़ जो है फोर्स प्रोवाइड्स मुहैया करती है, नीडेड जिसकी ज़रूरत होती है, टू कीप रखने के लिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मसनूई सियारों को, मूविंग के वो घूमते रहें, अराउंड द अर्थ ज़मीन के। तो वो कह रहे हैं ये जो सियारे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मसनूई सियारे जो हम आसमान पर भेजते हैं और ये ज़मीन के गिर्द घूमते रहते हैं, ऐसी कौन सी फोर्स है जो इनको ज़मीन के गिर्द घूमने में मदद करती है। मिसाल के तौर पर सैटेलाइट है ना, ये सैटेलाइट घूमते हुए अभी यहाँ पर पहुँचा है और फिर घूमते हुए यहाँ पे पहुँचेगा और ये एक दिन में अपना पूरा चक्कर मुकम्मल करेगा और ये घूमता रहेगा। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि ये सैटेलाइट अभी यहाँ पे पहुँचा और फिर ये सीधा आगे को निकल जाए, या ये सैटेलाइट यहाँ पे पहुँचा तो ये सीधा इधर को निकल जाए। तो हमने एक तो ये बताना है कि ये सैटेलाइट दोबारा जो है इधर कैसे पहुंच जाता है, फिर इधर, और ये सर्कल में ही क्यों घूमता रहता है, ये किसी और तरफ को क्यों नहीं निकल जाता। ऐसी कौन सी फोर्स है जो इसको ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। फिर वो कह रहा है इंडिकेट इट्स डायरेक्शन, ये जो ताकत इसके ऊपर लग रही है, फोर्स लग रही है जो कि इसको मजबूर करती है कि वो ज़मीन के इर्द गिर्द ही घूमे। तो वो कह रहा है इंडिकेट इट्स डायरेक्शन, उस ताकत की आपने, उस फोर्स की आपने डायरेक्शन यानी कि सिमत बतानी है। ऑन द 2 सैटेलाइट्स शोन इन द फिगर, तो तस्वीर में जो ये 2 सैटेलाइट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर वो जो फोर्स लग रही है उसकी सिमत क्या होगी। तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो इन दोनों सैटेलाइट्स को मजबूर कर रही है कि वो ज़मीन के गिर्द ही घूमें, किसी और तरफ को ना निकल जाएं। उस फोर्स का नाम है, अभी हम आंसर को पढ़ लेते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कशिश शकल है, ऑफ द अर्थ ज़मीन की, कीप्स रखती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मसनूई सियारों को, मूविंग घूमते रहें वो, अराउंड इर्द गिर्द द अर्थ। तो जो फोर्स वो पूछ रहा था ना कि वो कौन सी फोर्स है जो इन सैटेलाइट्स को मजबूर करती है कि वो ज़मीन के गिर्द घूमते रहें, उसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ है। यानी कि ज़मीन की जो कशिश शकल है वो इन सैटेलाइट्स को, मसनूई जो सियारे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, उनको कीप्स रखती है घूमता हुआ अपने इर्द गिर्द। तो आप इसको दोबारा से एक बार देख लें, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कीप्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड द अर्थ। अब वो कह रहा है कि इसकी आपने डायरेक्शन बतानी है, तो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, इस ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स की तरफ, द सेंटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के सेंटर की तरफ, फ्रॉम बोथ सैटेलाइट्स। तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन है ना, वो अगर ये वाला सैटेलाइट है तो इसके ज़मीन के सेंटर की तरफ, इसी तरह इस सैटेलाइट की भी जो डायरेक्शन है वो ज़मीन के सेंटर की तरफ होगी, और ये ज़मीन का हमारे पास सेंटर है। तो एक नज़र इसको दोबारा आंसर को आप देख लें, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कीप्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड द अर्थ, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम बोथ सैटेलाइट्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।
जिसका पार्ट 1 हमने अभी सोल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करने के बाद दूसरे की तरफ मूव करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स, ये जो खलाबाज होते हैं, हैव टू फेस, इनको सामना करना पड़ता है अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत से मसाइल का। कहाँ? इन स्पेस, खला में। वो कह रहा है जो खलाबाज होते हैं इनको खला में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। कैन यू नेम सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, क्या आप इन मसाइल में से कुछ का नाम बता सकते हैं? यानी कि जब साइंसदान रॉकेट में बैठकर खला में जाते हैं तो उनको बहुत से मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो हमने भी बताना है कि उनमें से कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हम बता सकते हैं। तो सेकंड पार्ट का आंसर आपके सामने शो हो चुका है। सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर हेयर बिलो, ये जो मसाइल हैं जिनका सामना खलाबाजों को करना पड़ता है जब वो खला में जाते हैं, तो सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, इनमें से कुछ मसाइल आर हेयर बिलो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले नो एयर फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए हवा का ना होना। एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, शदीद गर्मी और सर्दी। वेटलेसनेस, वज़न का ना होना, यानी कि खला में जब आप जाते हैं तो आपका वज़न ज़ीरो हो जाता है। आप किसी जगह पर बैठ नहीं सकते, किसी गिलास में पानी नहीं डाल सकते, हर चीज़ जो है इधर उधर वो तैरती रहती है। हार्मफुल रेडिएशंस, नुकसानदेह शुआएँ। डिफ़िकल्टी इन ईटिंग एंड स्लीपिंग, तो खाने में और सोने में मुश्किल। तो ये हमारे पास 5 जो मसाइल हैं जो कि खलाबाजों को उनका सामना करना पड़ता है जब वो खला के सफ़र पर जाते हैं। 3 पार्ट है हमारे पास। हाउ डू द एस्ट्रोनॉट्स ब्रीथ इन योर ओपिनियन, तो जब खला की हम बात करते हैं वहाँ पे कोई दरख्त मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो वो कह रहा है ये जो खलाबाज आसमान पर जाते हैं तो फिर ये वहाँ पर जाकर ब्रीथ, सांस कैसे लेते हैं, इन योर ओपिनियन, आपकी राय में। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। एस्ट्रोनॉट्स ब्रीथ, खलाबाज जो हैं वो सांस लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से वो सांस लेते हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये पौधों से हासिल नहीं होती क्योंकि वहाँ पे पौधे मौजूद नहीं हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ से हासिल होती है? नीचे लिखा हुआ है सप्लाइड, जो कि मुहैया की जाती है इन देयर स्पेस सूट्स, वो जो खलाई लिबास पहनते हैं उसके पीछे ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे होते हैं और सर के ऊपर भी एक हेलमेट सा होता है। इस तरह से ये जो सूट है वो उनको मसनूई तौर पर ऑक्सीजन फराहम करता है। एंड स्पेस क्राफ्ट, और उनकी जो खलाई गाड़ी होती है, जो खलाई जहाज़ होता है, उसके भी दरवाज़े बंद अच्छी तरह से करके, एयर टाइट करके, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की फराहमी का इंतज़ाम किया जाता है। तो एस्ट्रोनॉट्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड इन देयर स्पेस सूट्स एंड स्पेस क्राफ्ट, खलाई जहाज़। तो खलाबाज जो हैं ऑक्सीजन की मदद से ही सांस लेते हैं जो कि सप्लाइड मुहैया की जाती है उनके खलाई लिबास और खलाई जहाज़ के अंदर, खलाई जहाज़ में। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड का आंसर। फोर्थ है हमारे पास वाई कैन नॉट यू पावर वाटर इन अ ग्लास इन स्पेस, वो कह रहा है आप क्यों, कैन नॉट यू, आप नहीं कर सकते, पावर डालना, वाटर पानी, आप पानी को क्यों नहीं डाल सकते, इन अ गिलास में, इन स्पेस, तो खला में। वो कह रहा है खला के अंदर आप एक गिलास में पानी को क्यों नहीं डाल सकते। जैसे ज़मीन में हम एक जग की मदद से गिलास में पानी डालते हैं, तो खला में ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते। इसका आंसर है इन स्पेस, खला में देयर इज़ नो ग्रेविटी, कशिश शकल नहीं है। सो वाटर, लहजा पानी, फ्लोर्स, तैरता रहता है या तैरता है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, छोटे छोटे कतरों की शक्ल में, इंस्टेड ऑफ स्टेइंग, बजाय इसके कि स्टेइंग वो रहे, इन द गिलास में। तो खला के अंदर, गिलास के अंदर जब हम पानी डालेंगे बिना, तो वह छोटे छोटे कतरों की शक्ल में इधर उधर तैरना शुरू कर देगा, फ्लोर्स, और वो कशिश ना होने की वजह से, कशिश शकल ना होने की वजह से गिलास के अंदर वो टिकेगा ही नहीं, गिलास के अंदर वो रहेगा ही नहीं। तो इसका आंसर है इन स्पेस देयर इज़ नो ग्रेविटी, खला में कशिश शकल नहीं है। सो वाटर फ्लोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन द ग्लास, लहजा पानी तैरता रहेगा छोटे छोटे कतरों की शक्ल में, बजाय इसके कि वो गिलास में रहे। ये हमारे पास IV का आंसर है जो भी आपको मैं स्क्रीन पर शो कर दिया है। आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेट इन लाइब्रेरी और थ्रू इंटरनेट व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड इन द स्पेस स्टेशन। हमने लेक्चर की वीडियो में पढ़ा था कि आसमान पर एक फ़ुटबॉल स्टेडियम से उसके जो साइज़ है उससे भी बड़ा एक स्पेस स्टेशन बनाया गया है, जहाँ पर वो आसमान खला में ही मौजूद है, हर वक्त वो वहाँ पर तैरता रहता है और उसमें ज़मीन से मुख्तलिफ साइंसदान तहकीक के लिए तजुर्बात के लिए जाते हैं। तो वो कह रहा है कि आप लाइब्रेरी या इंटरनेट की मदद से ये खोज लगाएं कि कौन सी इकसाम के तजुर्बात हैं जो कि इस स्पेस स्टेशन में सरंजाम दिए जाते हैं, और डैट कैन नॉट बी डन, जिनको नहीं किया जा सकता वाइल लिविंग ऑन द अर्थ सरफेस, कि ऐसे कौन से तजुर्बात हैं जिनको करने के लिए हमें उस स्पेस स्टेशन में जाना पड़ता है, खलाई स्टेशन में जाना पड़ता है, और हम उन तजुर्बात को ज़मीन की सतह पर रहते हुए नहीं कर सकते। ऐसे कौन से तजुर्बात हैं? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है कि ये मैंने 5 तजुर्बात लिख दी हैं। आप इनको 5 के 5 को भी याद कर सकते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो वो इनमें से अपनी पसंद के कोई से 3 तजुर्बात भी लिख सकता है। सबसे पहला तजुर्बा है एक्सपेरिमेंट्स अबाउट प्लांट ग्रोथ इन स्पेस। तो अगर हमने खला में पौधों की बढ़ोतरी के बारे में कोई तजुर्बा करना है तो ये खला में ही किया जा सकता है, ज़मीन पर नहीं किया जा सकता। तो एक्सपेरिमेंट्स अबाउट प्लांट ग्रोथ इन स्पेस, खला में पौधों की बढ़ोतरी के मतलब तजुर्बात। दूसरा है एक्सपेरिमेंट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी इन ज़ीरो ग्रेविटी। तो ज़ीरो कशिश शकल में इंसानी जिस्म पर जो तजुर्बात हैं वो भी हम खला में ही जाकर कर सकते हैं, ज़मीन पर नहीं कर सकते। क्रिस्टल ग्रोथ एक्सपेरिमेंट, तो क्रिस्टल की जो बढ़ोतरी है उनके तजुर्बात। एक्सपेरिमेंट्स अबाउट लिक्विड्स फ्लोटिंग इन स्पेस, खला के अंदर तैरने वाला जो माया है उसके बारे में जो तजुर्बात हैं वो भी हम खला में ही कर सकते हैं, ज़मीन की सतह पर नहीं कर सकते। स्पेस एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स, तो खला में जाके ज़मीन किस तरह की दिखाई देती है या ज़मीन के बारे में और स्पेस के बारे में जो मुशाहिदात हैं उनके जो तजुर्बात हैं ये भी हम खला में जाकर, तो जो हमारा स्पेस स्टेशन है जिसका साइज़ एक फ़ुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ा है, तो उसमें ही हम कर सकते हैं, ज़मीन पर नहीं कर सकते। ये हमारे पास 5 तजुर्बात की लिस्ट है जिनको करने के लिए हमें स्पेस स्टेशन जाना पड़ेगा, उनको हम ज़मीन की सतह पर नहीं कर सकते। वीडियो रोककर आप इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हमारे पास प्रोजेक्ट है फाइंड आउट, आपने मालूम करना है फ्रॉम द लाइब्रेरी और इंटरनेट, लाइब्रेरी या इंटरनेट से द फर्स्ट 5 एस्ट्रोनॉट्स, पहले 5 खलाबाज हु विजिटेड, जिन्होंने सफ़र किया द स्पेस, खला का। विच कंट्री डू दे बिलोंग, वो कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे। व्हाट वर द डेट्स ऑफ देयर मिशंस, उनके जो मिशन थे, जो काम करने वो खला में गए थे, उनकी क्या तारीख थी। एंड हाउ लॉन्ग डिड दे स्टे इन स्पेस, और कितनी देर तक वो खला में रहे। तो इसका आंसर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसके आंसर के लिए मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको थोड़ा ऐसे दिखाऊं कि आपको सारी चीज़ नज़र आ जाए। ये सारी PDF फाइल रेडी होने के मराहल में है। जितने मैंने चैप्टर्स थे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, उनके आंसर्स को इसके अंदर टाइप कर रखा है, और ये जो PDF फाइल आप किस तरह से मुझसे हासिल कर सकते हैं, मेरी कोशिश होगी आइंदा किसी वीडियो में मैं इस बारे में आपको बताऊं। तो ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, तो आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट है यूरी गागरिन, एलन शेफर्ड, फिर है हमारे पास गस ग्रिसम, जर्मन टिटोव और जोहन ग्लेन। इनके ममालिक अगर बात करें तो पहला हमारे पास है रशिया, सोवियत यूनियन, अमेरिका, सोवियत यूनियन और अमेरिका। ये वाला जो एस्ट्रोनॉट था फर्स्ट वाला, ये गया था 12 अप्रैल 1961 को, 5 मई 1961 को, 21 जुलाई 1961 को, 6 अगस्त 1961 को और 20 फरवरी 1962 को। थोड़े थोड़े फासले से इन ममालिक ने अपने अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के अंदर भेजा। तो जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है इसका मिशन था 1 घंटे 48 मिनट का, जो कि इसने मतलब मिशन आप इस मतलब के तनाजुर में देखेंगे कि वक़्त इसने गुजारा 1 घंटे 48 मिनट का टाइम, और ये जो एलन शेफर्ड था इसने 15 मिनट गुजारे, थर्ड वाले ने 15 मिनट,
चौथे वाले ने हमारे पास 1 दिन और 1 घंटा, और जो लास्ट में हमारे पास 4 घंटे और 55 मिनट्स की खला में गुजारे। ये चैप्टर 9 का लास्ट प्रोजेक्ट, उसका टेबल है आपके सामने, आप इस वीडियो को रोककर इसको रीड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर था, जिसके अंदर हमने इस चैप्टर को एंड किया, चैप्टर नंबर 9 को, जिसका उन्वान था स्पेस एंड सैटेलाइट्स। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर 10 का फर्स्ट पार्ट जो है उसको शुरू करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर हर टॉपिक, हर डेफिनेशन और हर हेडिंग पैराग्राफ को मैं आपके साथ तफसील के साथ आसान वजाहत से पेश करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि उसकी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए, चैप्टर 10 जिसका उन्वान है टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस, अल्लाह हाफिज़।